ये करंट अफेयर का पार्ट 4 होगा और मैं आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो मैं इस टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं करंट अफेयर के साथ में आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के, जो आज हम लेक्चर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक तो क्वेश्चन जो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर उससे रिलेटेड पूछा है, उसको आपको अरेंज करना है नीचे से लेकर ऊपर की ओर। फिर क्वेश्चन उसी से है और आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इन लेयर में क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो हम ये भी देखेंगे। और दूसरा ये मतलब फोर्थ क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते इन कन्वेंशन को, ये हमको पता होने चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं कन्वेंशन पर, मैंने पीछे भी आपको कन्वेंशन बताए थे और बताया था कि कैसे इन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन 2023 में पूछा था ये कि अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये 2023 का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं इन कन्वेंशन से, और आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि वो कन्वेंशन कब सिग्नेचर उस पर हुए थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किससे रिलेटेड है। तो अब हम अपना जो आज का जो कन्वेंशन होगा, जो प्रोटोकॉल होगी, वो ओजोन लेयर से रिलेटेड होगी। तो पहले मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर मिलती है। ये हमारी लेयर है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे नीचे की जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, और फिर उस ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और ये जो थर्ड लेयर होती है मेसोस्फियर, एंड नेक्स्ट वन इज द थर्मोस्फियर, और फिर नेक्स्ट वन इज द एक्सोस्फियर। ये जो सबसे नीचे की लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, जितने भी सारे वेदर फिनोमिना होते हैं वो सभी इसी लेयर के अंदर होते हैं। चाहे बादल का बनना हो, जो पॉल्यूशन है वो हो ना हो, तो जितने भी ये सारे इस टाइप के वेदर फिनोमिना होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। बारिश आना हो, तूफान आना हो, सब इसी के अंदर होते हैं। तो पॉल्यूशन भी इसी लेयर के अंदर होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर। अब इसकी वजह से जो डोमेस्टिक, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट को थर्मोस्फीयर में नहीं फ्लाई किया जाता है, उनको स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर होती है वो शांत लेयर होती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है इसमें खूब बवंडर चलता है, हवाएं चलती हैं, तूफान चलता है, बरसात होती है, सारी चीजें, क्योंकि वेदर फिनोमिना होता है। अब ये जो दूसरी लेयर है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा था उसने कि भाई ये ट्रोपोस्फीयर, इसमें पॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ट्रोपोस्फीयर में पॉल्यूशन मिलता है। दूसरी लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर, देखिए जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है इसके अंदर, इसके नीचे वाले पोर्शन में ट्रोपोस्फीयर का अपर पोर्शन, मतलब एकदम अपर वाला पार्ट, मतलब ये जो ओजोन लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं आती है। जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाती है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, और दूसरी जो लेयर स्टार्ट हो जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है। तो इस स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ से स्टार्ट होती है उसके थोड़ी सी ऊंचाई पर ही ओजोन लेयर मिलती है। यहाँ पर इस पोर्शन में आपको ओजोन लेयर मिलेगी। तो ओजोन लेयर का क्या काम होता है? ओजोन लेयर का काम ये होता है कि जो अर्थ सन होता है, सन से अर्थ पर जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है हार्मफुल, जिनसे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है परमानेंटली, और जो ये कहीं ना कहीं मतलब हार्मफुल रेडिएशन होती है, तो इस ये जो ओजोन लेयर होती है इन हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचाती है, प्लांट को बचाती है, लिविंग थिंग को बचाती है। तो ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो ओजोन लेयर, पहला दूसरा क्वेश्चन की ओजोन लेयर कौन सी लेयर में मिलती है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है ये बिल्कुल शांत लेयर होती है, यहाँ पर कोई भी बवंडर नहीं आते। तो इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई की जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट को बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो वो नहीं चाहते कि जब भी फ्लाइट को फ्लाई किया जाए तो फ्लाई करते टाइम कोई टर्बुलेंस आए। तो अगर स्ट्रेटोस्फीयर में वो फ्लाइट को फ्लाई करते हैं तो बहुत सारे हवा के झटके लगते हैं, तूफान आते हैं, इसकी वजह से जो है उसमें झटके लगते हैं एयरप्लेन में। लेकिन उसको अगर इंटरनेशनली अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाना चाहिए। तो ये जो है आइडियल लेयर होती है
एयरप्लेन को फ्लाई करने का। फिर आती है मेसोस्फीयर, थर्ड लेयर जो आती है मेसोस्फीयर आती है। मेसोस्फीयर में भी काफी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जब भी कोई मेटेरॉइड्स, ठीक है, अर्थ की ओर गिरता है तो वो इसके अंदर मेसोस्फीयर के अंदर वन हो जाता है। तो M4 मेसोस्फीयर, M4 मेटेरॉइड, ये आपको पता होना चाहिए मेटेरॉइड्स। फिर थर्मोस्फीयर आती है। थर्मोस्फीयर के अंदर अरोरा का फिनोमेना होता है। और फिर एक्सोस्फीयर, बाहर की जो लेयर होती है एक्सोस्फीयर होती है। तो यहाँ पर स्पेसशिप्स को भेजा जाता है। अब हम, ये तो हमने लेयर देख ली। अब हम जैसा कि हम देख रहे थे, हमारा जो टॉपिक है वो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस है, जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको कैसे, कौन सी जो कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल है, किस कन्वेंशन या प्रोटोकॉल के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करने की बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहला ओजोन लेयर मैंने आपको बता दी कि ओजोन लेयर तो जगह मिलती है। देखिए, एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ट्रोपोस्फीयर होता है, ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन लेयर मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओजोन मिलती है वो बैड ओजोन बोलते हैं उसको, बैड ओजोन। क्यों? क्योंकि ये जो है ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मिलती है उसको गुड ओजोन बोलते हैं। तो ये बात याद है। बैड ओजोन कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपको ट्रोपोस्फीयर के एकदम एकदम सरफेस के पास में। तो ये बहुत ही हार्मफुल होती है। अब ये हमने देख लिया कि भाई जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है वो क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है, हार्मफुल रेडिएशन वाली जो रे आती है सन से अर्थ पर, उससे हमको बचाती है। क्योंकि जिससे हमको स्किन कैंसर ना हो, ठीक है, कैटरेक्ट ना हो, और भी सारी बीमारी हो सकती है स्किन से रिलेटेड। अब एक इन्होंने कहा कि भाई अर्थ की ये इतनी इंपॉर्टेंट लेयर है तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो एक उसके लिए एक ट्रीटी आई अर्थ को बचाने के लिए, जिसको वीना कन्वेंशन बोला गया। ये जो वीना कन्वेंशन है, इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि ओजोन को बचाना है। और ये 1985 में आई। ये जो ट्रीटी है ये 1985 में आई, वीना कन्वेंशन, ठीक है। ये नाम याद रखना है, वीना। ये अभी क्वेश्चन आएगा, वीना कन्वेंशन कब आई थी? 1985 के अंदर। अब इन्होंने ये तो तय कर लिया कि भाई ठीक है, ओजोन को बचाना है, तो वीना कन्वेंशन को सिग्नेचर कर दिए 1985 के अंदर। फिर अब बचाएंगे कैसे? दूसरा सवाल उठता है कि बचाओगे कैसा? तो पहले उसका रीजन ढूंढा कि भाई ये इसको बचाया कैसे जा सकता है। तो बचाओगे कैसे? जो ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको खत्म करो। ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को पहले खत्म करो। इसके लिए एक ट्रीटी आई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में आई। तो ये जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस। ओडीएस का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, उनको फेस आउट करना है, उनको खत्म करना है। अब एक और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया गया था 2016 के अंदर, जिसको किगाली एग्रीमेंट बोलते हैं। तो किगाली एग्रीमेंट के अंदर ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इंक्लूड किया गया कि भाई इसको फेस आउट करना है, ठीक है, इसको फेज आउट करना है। तो ये बात याद रखना कि किगाली एग्रीमेंट भी जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सुधार का एक नया एग्रीमेंट है, जो कि 2016 में हुआ था। और इसके अंदर एक गैस को रखा गया है जिसका नाम, मतलब ये एक टाइप की, ये गैस नहीं होती, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हाइड्रो, फ्लोरो और कार्बन होती है, ठीक है। तो HCFC को 2016 में इंक्लूड कर लिया कि भाई इसको जो है हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर रखेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप, साल बाय साल में कुछ सालों में खत्म कर देंगे। अब ओजोन, ये क्वेश्चन आता है कि ओजोन, जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 की थीम वो पता होनी चाहिए आपको। थीम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। तो ये जो थीम थी इस बार की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि जो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है और क्लाइमेट चेंज का कोई लेना देना है नहीं, बस थोड़ा सा लेना देना है, बस बहुत ही मिनिमल सा। इन दोनों में कोई इतना ज्यादा रिलेशन है नहीं है। अब मैंने यहाँ पर जितनी भी कन्वेंशन ये हुई है, ये बेटलैंड पर 1971 के अंदर, और ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर कन्वेंशन डाल रखी है। इसका स्क्रीनशॉट लिया है, और ये स्क्रीन जो शॉट मैंने लिया है, देखिए
ये सब ऑथेंटिक डेटा है, किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं लिया गया है, ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मैंने उठाया, उनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब फिर कुछ कन्वेंशन आते हैं, बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन कब सिग्नेचर के लिए आया, कौन सी डेट को इसको फोर्स में आया, ये आपको पता नहीं होना चाहिए। कौन सी डेट को सिग्नेचर करे इस डॉक्यूमेंट पर, तो ये पता होना चाहिए। तो 1989 में, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल जब आपसे पूछा जाएगा तो देखिए भैया फिर तो उस टाइम पर बहुत दिक्कत आएगी। आपको पता होगा कि भाई ये किससे रिलेटेड है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए डेट की कब उस पर सिग्नेचर किए गए। तो बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, देखिए ट्रांस बाउंड्री, अगर आपको मतलब जैसे कि यूएसए के अंदर क्या होता है कि वहाँ की जो पुरानी कारें हैं, पुरानी कार खराब होगी तो उनको कचरे में डाल दिया जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो कचरा अपने देश में नहीं रखते, वो एक देश से दूसरे देश में, जैसे अफ्रीका में भेज देंगे, तो अफ्रीका वाले क्या काम करेंगे, उनके कंपोनेंट्स निकालेंगे, रिप्रोसेस करेंगे, फिर उससे कुछ नया बना लेंगे अपने लिए। तो मतलब लेकिन केमिकली उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन को, जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से क्या होता है कि एक देश के अंदर कचरा जमा हो जाता है और उस कचरे से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकल सकती है अगर उसमें कोई आग लग जाए। तो अगर हमको हैजार्डस वेस्ट एक देश से दूसरे देश के अंदर भेजना है, हैजार्डस वेस्ट को, तो उसको किस कन्वेंशन के अंडर हैंडल किया जाता है, वो वेसल कन्वेंशन है, और ये 1988 में इसमें सिग्नेचर हुए थे। दूसरा रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन नीदरलैंड, रोटरडैम जो है नीदरलैंड के अंदर है। एक क्वेश्चन था उसमें एज द फॉलोइंग कराना था, ये पूछ रहा था कि जो रोटरडैम है वो कौन से उसका देश का शहर है, तो रोटरडैम जो है नीदरलैंड में आता है। अब ये जो कन्वेंशन है ये सिग्नेचर कब हुआ था, 1988 को इस पर सिग्नेचर हुए। और ये किससे रिलेटेड है, देखिए ये रिलेटेड है केमिकल से। कैसे, ऐसे केमिकल कि जो इंटरनेशनली जिनका ट्रेड होता है, जैसे मान लो कि आप ना साइनाइड हो गया, तो साइनाइड का अमेरिका से यूएसए के अंदर उसको मंगवाया गया, यूएसए हो गया और ये इंडिया हो गया। अब किसी वजह से ये साइनाइड मान लो कि प्लेन के अंदर आ रहा है, वहां पर रिलीज हो जाए ये केमिकल, तो उस प्लेन के अंदर जितने भी यात्री होंगे सारे के सारे उनकी सबकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केमिकल को जब इंटरनेशनली एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है, उनका ट्रेड किया जाता है, तो रोटरडैम के अंडर उस कन्वेंशन को हैंडल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे एनवायरमेंट में परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट का मतलब वो बहुत लंबे समय तक रुके रहते हैं, जिनको बोला जाता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। कि अगर कुछ केमिकल हमारे एनवायरमेंट में आ जाएं तो वो इतनी जल्दी गलते हैं ना सड़ते हैं, कुछ नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक कैसा, और प्लास्टिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऐसा पॉल्यूटेंट है जो एनवायरमेंट के अंदर कई हजारों साल तक मुझे नहीं लगता कि वो डिस्ट्रक्ट है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसी सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरमेंट में आ जाए और बहुत लंबे समय तक टिके रहे, तो ऐसे सब्सटेंस को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर हैंडल किया जाता है कि भाई आप ऐसी प्लास्टिक मत बनाओ, क्योंकि प्लास्टिक हजारों साल तक रहेगी धरती पर और वो जमीन को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, बंजर बना देगी। ठीक है, तो ऐसे कन्वेंशन को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर हैंडल किया जाता है और ये 2001 में साइन किया हुआ था। ये सारे कन्वेंशन इंडिया ने साइन किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर देख भी रखा है, आप देख सकते हो कि ये ईयर है एंट्री का फोर्स आया और ये कौन सी डेट को इंडिया ने यहाँ पर, और ये किससे रिलेटेड है, कौन सी डेट को इंडिया ने साइन किया है, रेटिफाई किया है, और कौन सी किससे। जैसे कि वेटलैंड कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामशार में इसको सिग्नेचर किया गया था और इंडिया ने साइन किया है। ठीक है, तो वेटलैंड से रिलेटेड है, तो आप ये देख लेना यहाँ पर। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अरेंज द एटमॉस्फेरिक लेयर इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द, तो आपको अर्थ की सरफेस से लेकर जब ऊपर जाओगे तो आपको बताना कि पहले कौन सी लेयर, फिर कौन सी लेयर, फिर कौन सी लेयर। तो मैंने पहले बताया था आपको, पहले मिलेगी ट्रोपोस्फियर, मैंने दूसरा नंबर पहला आएगा, उसके बाद में मिलती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, यानी 4 नंबर बाद पाएगा। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन होती है, ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन होती है लेकिन वो बैड ओजोन होती है। फिर उसके बाद में मेसोस्फीयर आता है, यानी तीसरा नंबर आएगा। फिर उसके बाद में आता है थर्मोस्फीयर। ये तो 241 देखो, 241 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस इज लोकेटेड। मैंने आपको बताया ये जो जितना भी वेदर फिनोमिना होता है, अर्थ की जो नीचे वाली लेयर होती है, ये जो लेयर होती है
ठीक है, एटमॉस्फेयर की, इसी में सारा वो होता है वेदर फिनोमिना। तो पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा यही मिलता है, तो आंसर इसका ट्रोपोस्फीयर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिए, यहाँ पर आयोग ने ये क्वेश्चनों को पूछा है। तो वीना कन्वेंशन देखिए, वीना कन्वेंशन जो है ओजोन को प्रोटेक्शन करने से रिलेटेड है, तो ओजोन प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस से रिलेटेड है, जो ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को खा रहे हैं उनको खत्म करना है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को खा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोला जाता है। तो अगर आपको पी और क्यू का भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो पी का आंसर ऐसे देखते हैं भाई, वीना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वीना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन, ओजोन को प्रोटेक्ट करके रखना है, उससे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू का जो है फर्स्ट आना चाहिए, क्यू का फर्स्ट, ठीक है। ओजोन वीना कन्वेंशन के ये कब हुई थी? 1985 के अंदर, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन, ओजोन को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये कब कन्वेंशन हुई थी? 1985 के अंदर। तो क्यू का फर्स्ट हो गया। अब कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैं बताया, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको खत्म करो। तो इसके लिए प्रोटोकॉल कौन सी आई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आई थी 2 साल के बाद ही आ गई थी 1987 के अंदर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो भाई, ओजोन फोर्थ, यानी टोटल एलिमिनेशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये जो है पी का क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा फोर्थ। अब देखते हैं हमारे, तो क्यू का 1 है, क्यू पी का देखते हैं पहले, पी का 4 है, तो पी का 4 है, ये गया हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। अब देखते हैं क्यू का 1, तो क्यू का 1 है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि पी का तो हो गया 4, ये दोनों में आ रहा है यहाँ पर, और क्यू का हो गया 1, तो क्यू का ऊपर वाले में सेकंड दे रखा है और नीचे वाले में 1, तो इसकी वजह से ये। तो अगर आपको ये 2 प्रोटोकॉल ट्रीटी के बारे में पता है तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, पहले तो वीना कन्वेंशन आया, तो ये कब आया था? ये 1985 में, 2 साल के बाद में 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। तो पी का देखो, पी का कौन सा है? पी का 1997, यानी पी का जो है थर्ड है, पी का थर्ड है। तो पी का थर्ड देखो, पी की ये थर्ड कौन सा है? इसको खत्म करो, ये गया, पी का थर्ड है, आंसर हो जाएगा सी। मतलब एक प्रोटोकॉल्स आप अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो। वैसे ये ये जो अर्थ समिट हुई थी ये 1992 में हुई थी, तो आर का यहाँ पर कौन सा है? आर का फर्स्ट हो जाएगा। देखो आर का कौन सा है? फर्स्ट, ये हो गया। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, तो क्यू का 4 देखो ये हो गया। और ये फर्स्ट यूएन आईएफसीसी कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई थी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो आपको देखिए पीसीएस निकालना है तो आप ये काम चलाओ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग जो है यूपी पीसीएस के लेवल, सॉरी यूपी पीसीएस नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन के लेवल बनाता है, क्योंकि ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ में।